एक बड़ा सा बंगला, जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। उसके इर्द गिर्द बहुत ही सारे पेड़ लगे हुए थे और उसी के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत सा तालाब था। लोग तालाब में मछलियां डालते हैं ताकि उसकी खूबसूरती बढ़े, लेकिन उस तालाब में कई सारे मगरमच्छ पले हुए थे, जो कि दिखने काफी खूंखार नजर आ रहे थे। उस मेंशन का नाम शेखावत मेंशन था, जो कि हमारे गैंगस्टर डेविल त्रियम सिंह शेखावत का था। वो पूरे एशिया की सबसे बड़ी माफिया गैंग ब्लैक ईगल का डॉन था। त्रियम दिखने में किसी पहलवान से कम नहीं था। उसकी बॉडी टेक्सचर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। उसकी मस्क्यूलर बॉडी पर दिल साइड एक बहुत ही गहरा किंतु काले रंग का गरुड़ का टैटू बना हुआ था, जिसने उसके राइट सीने को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। शेखावत मेंशन एक लगभग 45-50 उम्र का आदमी मास्टर चेयर बैठा बड़ी ही रौब से अपने पैर पर पैर रख कर बैठा था। उसकी आंखों में किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके हाथों की नसें बड़ी ही सख्त थी, जो कि बाहर से ही देखी जा सकता थी। वह एक आदमी को बड़े ही गुस्से से घूर रहा था। एक लगभग 45-50 उम्र का आदमी मास्टर चेयर बैठा बड़ी ही रौब से अपने पैर पर पैर रख कर बैठा था। उसकी आंखों में किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके हाथों की नसें बड़ी ही सख्त थी, जो कि बाहर से ही देखी जा सकता थी। वह एक आदमी को बड़े ही गुस्से से घूर रहा था। सामने वाला आदमी, दादा, उसने फिर से हमारे माल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मुझे तो लगता है कि अब हमें उसका गेम बजा देना चाहिए, वरना वो ससुरा फिर हमारे काम में अपनी टांग अदाएगा। आप बोले तो उस ससुर के नाती की टांग ही तोड़ देते हैं। दादा गुस्से से उस आदमी को लात मार देता है और गुस्से से अपनी एक भौं उठाकर दांत पीसते हुए उस आदमी से बोला, काला काला ब्लैक ईगल का सबसे बेहतरीन शूटर है, लेकिन एक नंबर का बैल भी है। उसकी शूटिंग स्किल इतनी अच्छी है कि अपनी दोनों आंखें बंद करके भी वह अपना निशाना लगा सकता है। उसने अपनी जिंदगी में लगभग 80 से 85 लोगों को मारा होगा और ये दादा के सबसे खास आदमियों में से एक था। इसने अपने गुस्से में अपने ही माँ बाप का खून कर दिया था और इसे 6 साल की उम्र में ही जेल भेज दिया गया। दादा अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए चेयर पर फिर से रौब से बैठते हुए बोले, तूने अपनी जिंदगी में जितने ज्यादा मर्डर किए हैं ना, उससे ज्यादा तो मेरे ऊपर केस चल रहे होंगे। इसलिए मुझे मत सिखा क्या करना है। तू मेरा कुत्ता है और कुत्तों का काम सिर्फ तलवा चाटना ही है। फिर उसके जबड़ों को हौंद से दबोचते हुए, मेरे पैरों की जुत्ती है तू, तो सिर पर तांडव करने की जरूरत नहीं है। समझा? दादा अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए चेयर पर फिर से रौब से बैठते हुए बोले, तूने अपनी जिंदगी में जितने ज्यादा मर्डर किए हैं ना, उससे ज्यादा तो मेरे ऊपर केस चल रहे होंगे। इसलिए मुझे मत सिखा क्या करना है। तू मेरा कुत्ता है और कुत्तों का काम सिर्फ तलवा चाटना ही है। फिर उसके जबड़ों को हौंद से दबोचते हुए, मेरे पैरों की जुत्ती है तू, तो सिर पर तांडव करने की जरूरत नहीं है। समझा? काला का डर के मारे पसीना छूटने लगता है और वह हकलाते हुए बोला, जज 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 जी। दादा यानी कि त्रियम के पापा रघुवंश सिंह शेखावत अपने जमाने के अंडरवर्ल्ड के सुपीरियर डॉन थे, जो कि दादा के नाम से फेमस थे। आज भी इनका रुतबा इतना है कि लोग इनके नाम से भी कांपते हैं। दादा, त्रियम कहाँ है? काला सिर झुकाकर, दादा, वो बॉस कैलिफोर्निया से आकर सीधा उस एसीपी को टपकाने गए हैं। उसने हमारे ट्रक को टेक ओवर कर लिया है, तो बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दादा, कैलिफोर्निया वाली डील हमें मिल चुकी है। बॉस ने मिस्टर पीटर की बेटी को बंदूक की नोक पर रखकर उससे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। दादा खुशी से, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, इतना कहकर दादा अपने आदमियों के साथ कहीं निकल गए। जेड स्क्वायर मॉल। इधर मॉल के बाहर कई सारी गाड़ियां आके रुकी। गाड़ियों के रुकते ही दर्जनों की संख्या में बॉडीगार्ड बाहर निकले और उन्होंने सबसे आगे खड़ी मर्सिडीज का दरवाजा खोला तो उसमें एक बेहद हैंडसम पर्सनैलिटी वाला बंदा बाहर निकला। उसकी गहरी समंदर जैसी आंखें जिनमें कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था। उसका गठीला शरीर, उसके अट्रैक्टिव फीचर उसे काफी सेक्सी लुक दे रहे थे। दूध जैसे गोरे शरीर पर काले घने गर्दन तक की बाल, आंखों में ब्लैक गोल लगाए, एक हाथ में बंदूक पकड़े सीधा मॉल में घुस गया। इधर मॉल के बाहर कई सारी गाड़ियां आके रुकी। गाड़ियों के रुकते ही दर्जनों की संख्या में बॉडीगार्ड बाहर निकले और उन्होंने सबसे आगे खड़ी मर्सिडीज का दरवाजा खोला तो उसमें एक बेहद हैंडसम पर्सनैलिटी वाला बंदा बाहर निकला। उसकी गहरी समंदर जैसी आंखें जिनमें कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था।
उसका गठीला शरीर, उसके अट्रैक्टिव फीचर उसे काफी सेक्सी लुक दे रहे थे। दूध जैसे गोरे शरीर पर काले घने गर्दन तक की बाल, आंखों में ब्लैक गोल लगाए, एक हाथ में बंदूक पकड़े सीधा मॉल में घुस गया। उस लड़के के अंदर जाते ही सारे बॉडीगार्ड्स भी अंदर घुस गए। उन आदमियों के अंदर घुसते ही वहां मॉल में मौजूद सभी आदमियों के तो पसीने ही छूट गए। किसी की भी उन लोगों को रोकने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि ये लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे। ये लोग ब्लैक ईगल गैंग के बॉडीगार्ड्स थे और आज तो लोग भगवान से उस शख्स के लिए दुआ कर रहे थे जिनको मारने खुद उस गैंग का लीडर त्रियम आया था। त्रियम मॉल के अंदर आते ही सीधा लेडीज सेक्शन में घुस गया। वहां पर एसीपी मिस्टर धनंजय शर्मा अपनी प्रेग्नेंट धर्मपत्नी के साथ अपने होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग कर रहे थे। त्रियम सीधा एसीपी के पास गया और अपने कोल्ड लुक के साथ उसके सामने खड़ा हो गया। त्रियम को अपने सामने देख एसीपी के पसीने छूटने लगे, क्योंकि उसने त्रियम के साथ गद्दारी की थी और त्रियम को गद्दार लोगों से सख्त नफरत थी। इसलिए उसने बगैर देरी किए एसीपी के सीने में 6 की 6 गोलियां उतार दी। जैसे ही गोली चलने की आवाज सुनाई दी, एसीपी की धर्मपत्नी सुलेखा अपनी पति के बेजान शरीर को देख चीखकर वहीं पर चक्कर खाकर गिर गई। उस औरत के गिरते ही त्रियम ने अपने खास आदमी को कुछ इशारा किया तो उसने तुरंत ही एम्बुलेंस में कॉल लगाकर यहां आने के लिए कह दिया। जैसे ही गोली चलने की आवाज सुनाई दी, एसीपी की धर्मपत्नी सुलेखा अपनी पति के बेजान शरीर को देख चीखकर वहीं पर चक्कर खाकर गिर गई। उस औरत के गिरते ही त्रियम ने अपने खास आदमी को कुछ इशारा किया तो उसने तुरंत ही एम्बुलेंस में कॉल लगाकर यहां आने के लिए कह दिया। फिर त्रियम अपने पॉकेट में हाथ डाले बड़े ही सिडेक्टिव तरीके से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही एक लड़की जानबूझकर उससे टकरा गई और उसके मस्क्यूलर सीने से अपना सीना रगड़कर उसके करीब जाने लगी। त्रियम ने एक नजर उस लड़की को देखा और फिर उसके सीने को, जिसमें उसकी क्लीवेज साफ साफ नजर आ रही थी। त्रियम उस लड़की की ऐसी हरकतें देख समझ गया कि वह लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। फिर वह लड़की त्रियम के और करीब जाते हुए उसके प्राइवेट पार्ट को अपने प्राइवेट पार्ट से रगड़ने लगी। फिर वह लड़की उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए बोली, हे बेबी, आई वाना डिलाइट यू। इतना कहकर वह उसके चेहरे से उंगली खिसकाते हुए उसके सीने से होते हुए उसकी पैंट तक पहुंचने लगी। त्रियम ने तुरंत उस लड़की की हरकतें भांप ली और उसको एक झटके में अपने से अलग कर दिया। फिर पलक झपकते ही उस लड़की को एहसास हुआ कि उसकी उंगली से खून निकल रहा है और वह दर्द बर्दाश्त न कर पाने की वजह से फ्लो गिरकर कराहने लगी। त्रियम ने उस लड़की की उंगली को काट दिया था, जिससे वह उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं था कि त्रियम कोई शरीफ इंसान था। कई लड़कियां रात को उसका बिस्तर गर्म करती थीं। त्रियम ने उस लड़की की उंगली को काट दिया था, जिससे वह उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं था कि त्रियम कोई शरीफ इंसान था। कई लड़कियां रात को उसका बिस्तर गर्म करती थीं। वह लड़की अपनी उंगली के नाखून में एक लिक्विड जेल लगाए थी। ये जेल बड़ा ही खतरनाक था। इसको टेस्ट करते ही इंसान के शरीर में जहर फैलने लगता था और फिर उसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर शून्य बचा नहीं सकता था। ये लिक्विड स्पेशली दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के जहर से ही बनता था, जिसका उपयोग लोग अपने सबसे खतरनाक दुश्मन को मारने के लिए करते थे। इसीलिए त्रियम ने उस लड़की की उंगली ही काट दी और अपने एक बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करके कहा, आई वांट दिस गर्ल ऑन माई बेड। बॉडीगार्ड्स ने उसके इशारा करते ही उस लड़की को उठा लिया और तभी वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब वह खुद अपने आप को अपने ही जाल में फंसता हुआ महसूस कर रही थी। उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। अब उसे सोच सोचकर ही डर लग रहा था कि अब वह कैसे खुद को उस जानवर के चंगुल से बचाएगी। त्रियम डेविल स्माइल करते हुए अपनी आंखों पर शेड्स चाहे निकल गया, मगर इस बात से अनजान की कोई दो जोड़ी खूबसूरत आंखें उसे ही बड़ी शिद्दत से देखे जा रही थी। वह लड़की तब तक उस दिशा में देखती रही जब तक त्रियम उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। उस लड़की की तंद्रा तब टूटी जब उसे मॉल के मैनेजर ने आवाज दी। मैनेजर बड़ी ही पोलाइटली से बोला, अदिति मैडम, आपको और कुछ भी चाहिए? कल ही हमारे मॉल में कुछ नई ड्रेसेज आई हैं, अगर आप देखना चाहें तो। अदिति मैनेजर की बात काटकर बोली, अम्मम ठीक है, पर अभी मैं बहुत थक गई हूँ, तो बाकी की ड्रेसेज तुम मेरे घर पर भिजवा देना, तो मैं वही सिलेक्ट कर लूंगी। फिर अदिति कुछ देर रुककर बोली,
सुनो, वैसे अभी जो आदमी यहाँ से गया वो कौन था और उसने सरेआम एक आदमी को गोली मार दिया? वो आदमी भी कोई ऐसा वैसा थोड़ी ना था, एसीपी था वो। तो फिर किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? मैनेजर अपना पसीना पोंछते हुए। देखिए मैडम जी, ये जो आदमी आपने अभी देखा ना, ये पूरे एशिया के सबसे बड़े डॉन दादा रघुवंश सिंह शेखावत का बेटा है, त्रियम सिंह शेखावत। इनका इक्का पूरे इंडिया में चलता है। और रही बात एक्शन लेने की, तो जो कोई भी इन लोगों के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो वो बंदा रातों रात गायब हो जाता है। ऐसा गायब होता है कि उसकी लाश तो छोड़िए, हड्डियां तक नसीब नहीं होती। मैनेजर अपना पसीना पोंछते हुए। देखिए मैडम जी, ये जो आदमी आपने अभी देखा ना, ये पूरे एशिया के सबसे बड़े डॉन दादा रघुवंश सिंह शेखावत का बेटा है, त्रियम सिंह शेखावत। इनका इक्का पूरे इंडिया में चलता है। और रही बात एक्शन लेने की, तो जो कोई भी इन लोगों के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो वो बंदा रातों रात गायब हो जाता है। ऐसा गायब होता है कि उसकी लाश तो छोड़िए, हड्डियां तक नसीब नहीं होती। अदिति फिर खुद से ही बोली, हम इंटरेस्टिंग मैन, आई लाइक हिज एटीट्यूड। तो मिस्टर ट्रियम मिलते हैं जल्द ही। और फिर मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है, उंगली से ऊपर की ओर इशारा। अदिति सिंह भाटिया, ये है हमारी हीरोइन अदिति सिंह भाटिया, यहाँ के मिनिस्टर मिस्टर रणविजय सिंह भाटिया की बेटी। एक नंबर की फ्लर्टी लड़के तो इससे खुद दूर भागते हैं, पर गुस्से में एकदम बवाल लगती है। पर जैसी ये खुद को दिखाती है वैसी ये है नहीं। दिखने में तो अदिति बला की खूबसूरत थी। काले घने रेशमी बाल जो उसकी कमर को छूते रहते थे, लंबी कद काठी पर तीखे नैन नक्श, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, भरे बदन वाली लड़की थी अदिति। अगर कोई भी इंसान उसे देखे तो मेनका जैसी अप्सरा का ही अवतार माने। उसको देखने भर मात्र से हर लड़का उत्तेजित हो जाता था। एक नंबर की दबंग लड़की थी। अपने ही कॉलेज के प्रिंसिपल को बहुत ही बुरी तरह से धोया था उसने। इधर अदिति अपनी जुल्फों लहराती हुई आंखों पर शैद जाकर कार में बैठकर निकल गई। अदिति के निकलते ही एक और गाड़ी भी उसके पीछे निकल गई। कुछ ही दूर चलने पर जब अदिति की नजर उसका पीछा करती हुई कार पर गई तो उसने एक डेविल स्माइल पास कर अपनी कार को सीधा जंगल के सुनसान रास्ते पर मोड़ ली। इधर अदिति अपनी जुल्फों लहराती हुई आंखों पर शैद जाकर कार में बैठकर निकल गई। अदिति के निकलते ही एक और गाड़ी भी उसके पीछे निकल गई। कुछ ही दूर चलने पर जब अदिति की नज़र उसका पीछा करती हुई कार पर गई तो उसने एक डेविल स्माइल पास कर अपनी कार को सीधा जंगल के सुनसान रास्ते पर मोड़ ली। जैसे ही अदिति ने अपनी कार जंगल में मोड़ी, उसके ठीक पीछे वाली कार भी जंगल की तरफ बढ़ गई। उस कार को देखकर अदिति के चेहरे पर विजयी भरी मुस्कान तैर गई, जैसे उसकी कोई दिली मुराद पूरी हो गई हो। जंगल में जाते ही अदिति की कार अचानक ही रुक गई। जब उसके पीछे वाली कार ने अदिति को यूं रुकता हुआ देखा तो वह भी अपनी कार को रोककर अदिति के कार की तरफ बढ़ गया। जंगल में जाते ही अदिति की कार अचानक ही रुक गई। जब उसके पीछे वाली कार ने अदिति को यूं रुकता हुआ देखा तो वह भी अपनी कार को रोककर अदिति के कार की तरफ बढ़ गया। जब उसने कार से झांककर देखा तो कार में कोई नहीं था, कार बिल्कुल खाली थी। अचानक से उस आदमी को बहुत ही जोरों की लात पड़ी। अचानक हुए इस वार से वो आदमी संभल नहीं पाया और लड़खड़ाकर वहीं जमीन पर फैल गया। जब तक उसे कुछ समझ आता तब तक उसे एक और लात पड़ी। लात इतनी खतरनाक थी कि उस आदमी के मुंह से चीख निकल गई। जब उसने अपने सामने का नजारा देखा तो एक लड़की बड़ी ही अदा से उसके सामने खड़ी थी। वो और कोई नहीं, हमारी अदिति ही थी। वो आदमी भी कोई आम आदमी नहीं था, कराटे में ब्लैक बेल्ट था। फिर उसने भी जवाब में अदिति को पंच मारना चाहा, मगर अदिति ने बड़ी ही फुर्ती से उसके वार को रोककर उल्टा उसे ही किसी प्रोफेशनल फाइटर की तरह एक पंच जड़ दिया, जिससे वो आदमी उसके पैरों में आ गिरा। वो आदमी भी कोई आम आदमी नहीं था, कराटे में ब्लैक बेल्ट था। फिर उसने भी जवाब में अदिति को पंच मारना चाहा, मगर अदिति ने बड़ी ही फुर्ती से उसके वार को रोककर उल्टा उसे ही किसी प्रोफेशनल फाइटर की तरह एक पंच जड़ दिया, जिससे वो आदमी उसके पैरों में आ गिरा। फिर अदिति ने उसके बाल पकड़कर खींचकर उसे उठाया और दांत पीसते हुए बोली, बोल कौन है तू और मेरे पीछा क्यों कर रहा था? इतना बोल उसके पेट पर अपने घुटने से वार किया। वो आदमी झुक गया और उसके मुंह से खून आने लगा। वो आदमी दर्द से कराहते हुए रुक कर बोला, मैं ब्लैक सोल का आदमी हूँ। हमारे बॉस को तुम पसंद हो और वो तुम्हारे इस खूबसूरत शरीर को देखकर पागल से हो गए हैं। बॉस मिलना चाहते हैं तुमसे। अदिति गुस्से से बोली,
मैं तेरे बॉस की कोई गुलाम नहीं हूँ, निकाल फोन और लगा उसको। वो आदमी अपने बॉस को फोन लगाकर फोन स्पीकर पर कर देता। तभी अदिति कुछ इशारा करती है तो अचानक से उस आदमी के सामने कई सारे सफेद पोशाक पहने आदमी आ गए। वो आदमी उन गार्ड्स को देखते ही पहचान गया कि अब उसकी मौत भी उस पर तरस नहीं खाएगी। वो आदमी कोई आम आदमी नहीं थे, वो व्हाइट डेविल की स्पेशल फोर्स थी। वो लोग उस आदमी को वहां से उठाकर ले गए। वो आदमी चिल्लाता रह गया मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी। इधर अदिति अब नॉर्मल हो गई थी। उसने फोन स्पीकर से हटाकर कान पे लगाया और बोली, हेलो। इधर अदिति अब नॉर्मल हो गई थी। उसने फोन स्पीकर से हटाकर कान पे लगाया और बोली, हेलो। फोन के दूसरी तरफ से, हेलो जानेमन, तुम्हारी आवाज सुनकर इस नाचीज को तो जैसे जिंदगी नसीब हो गई। अदिति, ओ तो तुम मुझसे मिलने के लिए इतने डिस्परेट हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर दोबारा तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि दोबारा मुझसे बात करने लायक नहीं रहोगे। बदबूदार मोजे कहीं के, छिला हुआ अंडा फेंक के मारूंगी न तो तू खुद अंडा देने लायक नहीं बचेगा। साला टकला बुढ़ा ठरकी, रख फोन, कहकर उसने गुस्से में फोन काट दिया। फिर उसने गुस्से में अपनी ही गाड़ी को लात मार दी तो बेचारी खुद ही वहीं पैर पकड़कर बैठ गई। शेखावत मेंशन। त्रियम घर पहुंचकर सीधा अपने डैड के कमरे के पास चला गया, मगर अंदर नहीं जा पाया क्योंकि अंदर से किसी लड़की के हौंफने की काफी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। ऐसी आवाजें सुनकर त्रियम के कदम अपने आप ही पीछे हो गए और वो स्माइल करते हुए अपने कमरे में आ गया। फिर अपने ही आप से बोला, डैड उम्र के इस पड़ाव पे आकर भी नहीं सुधरे, मम्मा को अभी भी परेशान करते हैं। वैसे इनका इतना प्यार देखकर मुझे जलन होती है कभी कभी कि कोई एक ही इंसान के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता है। उद्धरण चिन्ह। त्रियम घर पहुंचकर सीधा अपने डैड के कमरे के पास चला गया, मगर अंदर नहीं जा पाया क्योंकि अंदर से किसी लड़की के हौंफने की काफी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। ऐसी आवाजें सुनकर त्रियम के कदम अपने आप ही पीछे हो गए और वो स्माइल करते हुए अपने कमरे में आ गया। फिर अपने ही आप से बोला, डैड उम्र के इस पड़ाव पे आकर भी नहीं सुधरे, मम्मा को अभी भी परेशान करते हैं। वैसे इनका इतना प्यार देखकर मुझे जलन होती है कभी कभी कि कोई एक ही इंसान के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता है। त्रियम घर पहुंचकर सीधा अपने डैड के कमरे के पास चला गया, मगर अंदर नहीं जा पाया क्योंकि अंदर से किसी लड़की के हौंफने की काफी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। ऐसी आवाजें सुनकर त्रियम के कदम अपने आप ही पीछे हो गए और वो स्माइल करते हुए अपने कमरे में आ गया। फिर अपने ही आप से बोला, डैड उम्र के इस पड़ाव पे आकर भी नहीं सुधरे, मम्मा को अभी भी परेशान करते हैं। वैसे इनका इतना प्यार देखकर मुझे जलन होती है कभी कभी कि कोई एक ही इंसान के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता है। उद्धरण चिन्ह। त्रियम घर पहुंचकर सीधा अपने डैड के कमरे के पास चला गया, मगर अंदर नहीं जा पाया क्योंकि अंदर से किसी लड़की के हौंफने की काफी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। ऐसी आवाजें सुनकर त्रियम के कदम अपने आप ही पीछे हो गए और वो स्माइल करते हुए अपने कमरे में आ गया। फिर अपने ही आप से बोला, डैड उम्र के इस पड़ाव पे आकर भी नहीं सुधरे, मम्मा को अभी भी परेशान करते हैं। वैसे इनका इतना प्यार देखकर मुझे जलन होती है कभी कभी कि कोई एक ही इंसान के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता है। तभी उसके कमरे में उसके डैड आकर बोले, त्रियु बेटे, जब तुम्हें किसी से प्यार होगा न तब पता चलेगा। मैं और तुम्हारी मॉम प्रिया हम दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और अगर प्यार सच्चा हो ना तो ये कम नहीं होता, दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। अब तुम्हारी मॉम है ही इतनी खूबसूरत कि जितना प्यार करूं मन ही नहीं भरता। त्रियम अजीब सा मुंह बनाते हुए, डैड आपकी ये बातें ना मेरे सिर से गुजर जाती हैं और प्लीज डैड मुझे ये प्यार व्यार की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। ऐसे कैसे समझ आएंगी भला, बचपन से तू तो एक्शन फिल्में ही देखता है। अपने डैड से सीख, वो मुझे कितना प्यार करते हैं और कितना खुश भी रखते हैं। पता नहीं मेरी बहू को तू सेटिस्फाइड कर भी पाएगा या नहीं। तुझे तो रोमांस का आर भी नहीं आता। मिसेज शेखावत कमरे में आकर बोली। त्रियम मॉम कहकर उनके गले लग बोला, आई मिस्ड यू सो मच मॉम। इतना कहकर वह उनके गाल पर किस कर देता है। तभी मिस्टर शेखावत बोले, बरखुदार पीछे हट, मेरी बीवी को किस करता है। मिस्टर शेखावत इतना कहकर त्रियम को अपनी बीवी से अलग कर देते हैं।
फिर सभी हंसने लगते हैं तो मिसेज शेखावत त्रियम को फ्रेश होने का कह नीचे चली जाती हैं। मिसेज शेखावत के जाते ही माहौल एकदम सीरियस हो गया। फिर सभी हंसने लगते हैं तो मिसेज शेखावत त्रियम को फ्रेश होने का कह नीचे चली जाती हैं। मिसेज शेखावत के जाते ही माहौल एकदम सीरियस हो गया। दादा त्रियम, तुमने वो डील फाइनल करके मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है और इसी खुशी में कल हम पार्टी रखेंगे और मैं ये चाहता हूँ कि इस बार मैं तुम्हें अपनी गद्दी वापस संभालनी चाहिए। अब मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए हम परसों की ही फ्लाइट से कैलिफोर्निया जा रहे हैं और अब से मेरा हर काम तुम्हें ही संभालना है। बी केयरफुल, अब हमारे दुश्मन भी हर जगह हैं, इसलिए कब क्या हो जाए, इसलिए संभल कर। उस मिनिस्टर को हम पर शक भी हो चुका है, मैं जानता हूँ वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, इसलिए उसको स्पेशली इनवाइट करना, उसका हमारे फेवर में रहना बहुत जरूरी है। त्रियम, जी डैड, जैसा आप कहें। फिर दादा उसका कंधा थपथपाते हुए रूम से बाहर चले गए। त्रियम भी फ्रेश होकर अपने आदमियों के साथ अपनी स्पोर्ट कार से निकल गया। थोड़ी ही देर में उसकी कार उसके अपने खुद के विला के बाहर रुकी। त्रियम अपनी कार से निकलकर सीधा विला के अंदर चला गया और उसके गार्ड बाहर ही रुक गए। त्रियम जब अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि वो मॉल वाली लड़की डरी सहमी सी एक किनारे बैठी थी। त्रियम उसके पास गया और बोला, मेरे आदमियों ने टिकट बुक कर दी है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, कहकर वह बाथरूम में घुस गया। वह लड़की भी झट से वहां से त्रियम के आदमियों के साथ चली गई। त्रियम जब अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि वो मॉल वाली लड़की डरी सहमी सी एक किनारे बैठी थी। त्रियम उसके पास गया और बोला, मेरे आदमियों ने टिकट बुक कर दी है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, कहकर वह बाथरूम में घुस गया। वह लड़की भी झट से वहां से त्रियम के आदमियों के साथ चली गई। त्रियम बेशक ही रंगीला आदमी था, मगर वह कभी किसी लड़की को उसकी मर्जी के बगैर छूता तक नहीं था। वह उन्हीं लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था जो अपनी मर्जी से खुद उसके पास आती थी। जैसे त्रियम नहाकर बाहर आया तो उसने देखा आज उसके बेड पर एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा जैसी लड़की बड़ी ही लस्ट नजरों से त्रियम को देख रही थी। जैसे ही त्रियम ने उस लड़की को देखा तो वो बोला, वेलकम बैक स्वीट हार्ट। जवाब में वो लड़की त्रियम के पास आई और उसकी टी शर्ट पकड़कर अपने करीब खींचकर उसके चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए वह उसके होठों की तरफ बका बोली, कम ऑन किस मी बेबी, स्टोरी विल बी कंटिन्यूड, बटरफ्लाई शी। तो दोस्तों, आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताइएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर।